ओम नमः शिवाय दोस्तों। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं ऑनलाइन सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम के पार्ट 4 में। आज का वीडियो होगा डायलिसिस के बारे में। आज का वीडियो हर एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। डायलिसिस के बारे में मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि डायलिसिस पर कब जाया जाता है, कितने परसेंटेज किडनी डैमेज हो चुकी होती है जब डायलिसिस के ऊपर जाते हैं, डायलिसिस से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे किडनी को रिवाइव करा जा सकता है। तो आज की वीडियो को आपको शुरू से लेकर के आखिर तक देखना होगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे डायलिसिस की। डायलिसिस होता क्या है? जब किसी भी इंसान की दोनों किडनियां 90% से ज्यादा काम करना बंद कर देती हैं, तो उस इंसान को जिंदा रहने के लिए डायलिसिस मशीन की सहायता लेनी पड़ती है। डायलिसिस एक प्रोसीजर का नाम है। हमारी किडनियों का काम होता है खून में से गंदगियों को बाहर निकालना, यूरिन को बाहर निकालना और खून बनाने में सहायता करना। अगर हमारी किडनियां काम करना बंद कर देती हैं तो खून में गंदगी बढ़ती चली जाती है, शरीर से पानी बाहर नहीं निकलता है तो शरीर में पानी बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से सूजन आती चली जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि किडनियां खून बनाने में भी सहायता करती हैं, अगर किडनी खराब हो जाए तो शरीर में खून की कमी भी होने लग जाती है। अब मेन दिक्कत क्या आती है कि अगर किसी इंसान की किडनियां खराब हो चुकी है और उसके शरीर में टॉक्सिन बढ़ता चला गया, तो बढ़े हुए टॉक्सिन की वजह से पेशेंट को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इंसान को जिंदा रखने के लिए उसे खून में से बढ़ा हुआ टॉक्सिन निकालना जरूरी होता है, और डायलिसिस मशीन की सहायता से शरीर में से खून को बाहर निकाल के उसको साफ करके वापस से शरीर में डाला जाता है। इस प्रक्रिया में शरीर में बढ़ा हुआ पानी और बढ़ा हुआ टॉक्सिन बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को जब मशीनों की सहायता से किया जाता है तो उसी प्रोसीजर को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस काफी ज्यादा कॉस्टली और काफी ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई पेशेंट डायलिसिस के ऊपर चला गया है तो कैसे वो अपनी किडनियों को ठीक कर सकता है, क्या वो डायलिसिस बंद कर सकता है या नहीं बंद कर सकता है, और अगर बंद करेगा तो कम से कम कितना टाइम लगेगा डायलिसिस बंद करने में। सबसे पहले नंबर पे डायलिसिस में कितने टाइप के डायलिसिस पेशेंट होते हैं। डायलिसिस के 3 तरीके के पेशेंट होते हैं। पहले तरीके के वे डायलिसिस पेशेंट होते हैं जिनको किसी भी प्रकार की सिम्टोमेटिक दिक्कत नहीं होती, यानी कि डायलिसिस तो चलने लग रहा है लेकिन शरीर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना तो सूजन आने लग रही है, ना सांस लेने में दिक्कत आने लग रही है, ना उल्टी आने लग रही है। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी सिम्टम पेशेंट को नहीं आने लग रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि डायलिसिस के पेशेंट विद नो सिम्टम्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं डायलिसिस के पेशेंट जिनको साथ में सिम्टोमेटिक दिक्कत भी होती है। सिम्टोमेटिक दिक्कत कैसे? कि उनका यूरिन आउटपुट कम होने लग रहा है, या फिर यूरिन आउटपुट बिल्कुल बंद हो चुका है, या फिर अगर उनका डायलिसिस 2-3 दिन के लिए डिले कर दिया जाए तो उनके शरीर में सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, उल्टी आने लग जाती है, दस्त लग जाते हैं, घबराहट बनने लग जाती है। तो इस तरीके के पेशेंट को हम कहते हैं डायलिसिस पेशेंट विद सिम्टम्स। तीसरे नंबर पर डायलिसिस के पेशेंट होते हैं जिनको डायलिसिस तो चल ही रहा होता है हफ्ते में 2 बार या 3 बार, लेकिन साथ में पेशेंट्स को एसाइटिस की दिक्कत भी होती है। एसाइटिस का मतलब होता है पेट में पानी जमा होना या शरीर के किसी भी ऑर्गन में पानी जमा होना। जब शरीर में पानी जमा होने लग जाता है और खास करके पेट में पानी जमा होने लग जाता है तो पेट फूल जाता है, कई बार तो 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक भी पानी जमा हो जाता है। ऐसे पेशेंट सबसे क्रोनिक कंडीशन के पेशेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो पानी छाती में या फिर हार्ट साइड में पहुंच जाए तो सडन कार्डियक अरेस्ट का रीजन बन सकता है। तो इस प्रकार से हम डायलिसिस पेशेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद मैं डायलिसिस को लेकर के आपकी कुछ भ्रांतियां दूर करना चाहता हूँ। डायलिसिस इज नॉट अ 15 डे डिजीज। आज के टाइम पे जब किसी को खांसी जुकाम बुखार हो जाता है तो वो भी कई बार 7 दिन 15 दिन महीने ले लेता है ठीक होने में। ऐसे में ये सोच के चलना कि 7 दिन में 15 दिन में मेरा डायलिसिस बंद हो जाएगा, केवल और केवल मूर्खता होगी। अगर किसी इंसान की किडनी ऑलरेडी फेल हो रखी है 90% से ज्यादा और उसको डायलिसिस से भी हटा दिया जाए तो वो इंसान सर्वाइव कैसे करेगा? सीधी सी बात है, वो बंदा एक्सपायर कर जाएगा ओवरलोड ऑफ टॉक्सिन की वजह से। अब इसके बाद मैं डायलिसिस को लेकर के आपको कुछ सच्चाइयां बताना चाहता हूँ और डायलिसिस के पेशेंट की कितनी क्रिटिकल कंडीशन होती है ये समझाना चाहता हूँ। ये सच्चाई बताना मेरा फर्ज बनता है और ये सच्चाई हर डायलिसिस के पेशेंट को पता होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डायलिसिस 1 बार हुआ है, 4 बार हुआ है या 20 बार हुआ है या कई सालों से चलने लग रहा है। लेकिन अगर आपका 1 बार भी डायलिसिस हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपका किडनी डैमेज 90% को क्रॉस कर चुका है। अब किडनी डैमेज 90% को अगर क्रॉस कर गया है तो यानी कि आप उस खतरे के जोन में आ गए हो जिस खतरे को मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ये बातें आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी ताकि आप डायलिसिस को और अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझ सको। सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो फाइट चलने लग रही है, आपकी फाइट सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज जो कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज है उसके अगेंस्ट चलने लग रही है। और आपकी फिलहाल के टाइम पे कंडीशन क्या है कि आपकी किडनियां 90% से ज्यादा डैमेज हो रखी है। जैसा मैंने बताया कि आज के टाइम पे जब खांसी जुकाम बुखार को ठीक होने में महीने लग जाते हैं, तो जब आपकी किडनियां 90% से ज्यादा डैमेज हो रखी है, आपको ये समझ के चलना होगा कि आपकी किडनी 1-2 महीने में ठीक नहीं होने वाली है।
आपकी किडनी को ठीक होने में सालों लगेंगे। तो कम से कम भी 2 से 3 साल की मेहनत आप मान के चल सकते हो। उसके बाद अगले नंबर पे आपको ये समझना पड़ेगा कि सीकेडी पेशेंट जो डायलिसिस पर चले जाते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाती है। सीकेडी पेशेंट जो डायलिसिस पर आ गए हैं, उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल से 10 साल के बीच में मानी गई है। वो पेशेंट की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है और कई फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। लेकिन एक ये सच्चाई आपको पता होनी चाहिए कि अगर डायलिसिस चालू हो गया है, तो ऐसा हो सकता है कि आप 5 साल से कम जियो या 5 साल से ज़्यादा जियो, वो आपकी एज के ऊपर और बाकी कई फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सीकेडी के केसेस में जो डेथ का मेजर रीज़न होता है, वो होता है सडन कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी इंसान का एक बार डायलिसिस चालू हो चुका है, तो जिस डायलिसिस सेंटर में वो अपना डायलिसिस करवाने लग रहा है, वो ये देखेगा कि हर साल नंबर ऑफ डायलिसिस पेशेंट कम होते जाएंगे, क्योंकि हर साल जो पेशेंट डायलिसिस करवाने लग रहे होंगे, उनमें से कुछ एक्सपायर हो चुके होंगे। तो ये एक बहुत ही कड़वी बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आपका डायलिसिस हो गया है, तो आपकी फाइट डेथ के साथ भी चलने लग रही है। आपको अपने हार्ट को मजबूत करके चलना होगा, ताकि आपको सडन हार्ट अटैक जैसी शिकायत ना आए। तीसरे नंबर पे अगर किसी को इन दोनों दिक्कतों के साथ में थायराइड की और डायबिटीज जैसी शिकायत भी है, तो उसकी फाइट और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। उसकी फाइट थायराइड और डायबिटीज से भी चलने लग रही है। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई बंदा अगर इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ने लग रहा है, तो कैसे वो बंदा 7 दिन में 15 दिन में ठीक हो सकता है। 7 दिन में 15 दिन में ठीक होने वाली दिक्कतें नहीं है ये। इनके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, एक तरीके से जिंदा रहने के लिए डेली फाइट करनी पड़ेगी आपको, और तब जाके कुछ सालों के बाद में आप उस फाइट को जीत पाओगे और पहले की तरह हेल्दी हो पाओगे। अब इसके बाद मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो पेशेंट को अपने दिमाग से ये नेगेटिव अप्रोच निकाल देनी होगी कि उसका डायलिसिस 7 दिन में कम हो जाएगा या 7 दिन में बंद होने लगेगा। जब पेशेंट अपने दिमाग से ये नेगेटिव अप्रोच निकाल के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में काम करेगा कि उसने सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है कि उसकी करंट कंडीशन क्या है, उसको अपनी किडनी को भी ठीक करने के ऊपर काम करना है, उसको अपने हार्ट को मजबूत करने के ऊपर भी काम करना है, और साथ में अगर उसको थायराइड या डायबिटीज जैसी शिकायत है, तो उसको भी ठीक करने के ऊपर काम करना है। तब जाके वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अपनी किडनी को ठीक करने के ऊपर काम करना शुरू करेगा। और उसको ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जब तक पेशेंट की किडनी 30 से 40% तक रिवाइव नहीं हो जाती है, तब तक उसका डायलिसिस ना तो कम होगा ना तो बंद होगा। क्योंकि अगर पेशेंट की किडनी 90% से ज्यादा काम करना बंद कर देती है, तो टॉक्सिन डेली बढ़ता है। डेली 1 यूनिट 2 यूनिट कैरेटिनिन बढ़ता है। अगर एक डायलिसिस पेशेंट एक डायलिसिस से पहले अपना क्रेटिनिन की जांच करवाएगा और 3 दिन बाद फिर से जांच करवाएगा, तो देखेगा मात्र 3 दिन के अंदर अंदर 3 से 4 यूनिट क्रेटिनिन बढ़ गया होगा। ऐसे में जब तक पेशेंट की किडनी 30% 40% काम करना चालू नहीं करेगी और शरीर में से टॉक्सिन को बाहर निकालना शुरू नहीं करेगी, तब तक के लिए ना तो डायलिसिस को कम करा जा सकता है, ना तो डायलिसिस को बंद करा जा सकता है। और जैसे ही पेशेंट की किडनी 30 से 40% काम करना शुरू कर देगी और 30 से 40% किडनी रिवाइव हो चुकी होगी, पेशेंट का जो क्रेटिनिन होगा वो एक रेंज में आकर के कंट्रोल में रहने लगेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके डायलिसिस को कम या बंद करा जा सकता है। और तब तक के लिए मैं हर एक पेशेंट को ये बात ओपनली बताना चाहता हूँ कि जब तक के लिए पेशेंट की किडनी 30 से 40% रिवाइव नहीं हो जाती है, पेशेंट को डायलिसिस की सहायता लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगले नंबर पे आप मेरे से ये पूछना चाहोगे कि 30 से 40% किडनी को रिवाइव करने में कितना समय लगेगा। 30 से 40% किडनी को रिवाइव करने में कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल भर भी लग सकता है। अब आप मेरे से ये पूछना चाहोगे, आप इतना टाइम क्यों बता रहे हो और एक एवरेज रेंज क्यों बताने लग रहे हो। ऐसा इस वजह से क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है। किसी पेशेंट को कम टाइम भी लग सकता है, किसी पेशेंट को ज्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन एवरेज जो टाइम मैंने बता दिया इतना लग सकता है। और उसमें भी ये डिपेंड करेगा कि अगर किसी इंसान को बीच में वायरल खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, तो और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो खांसी जुकाम बुखार होते हैं, वो मसल्स के वीर एंड टियर को और बॉडी के डैमेज रेट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसीजर स्लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट का वायरल खांसी जुकाम बुखार ठीक होता है और वे पेशेंट वापस से अपने आप को ठीक करने के ऊपर काम करना चालू करता है, तो उसका सारा प्रोसीजर वापस से स्टार्ट हो जाता है और बॉडी के अंदर हीलिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद अगले नंबर पे आप मेरे से पूछना चाहोगे कि क्या हम डायलिसिस को अवॉइड करने के लिए, स्किप करने के लिए हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी मैंने बंद कर दी है। उसका कारण अगर आप जानना चाहते हो, तो मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देख करके आप कारण पता कर सकते हो। अब इसके बाद आप मेरे से ये पूछना चाहोगे कि सर, अगर हम डायलिसिस को बंद करें, अपनी किडनी को ठीक करें, तो करें कैसे। अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करने को तैयार भी हो जाएं, तो हम किस चीज के ऊपर मेहनत करें, कैसे मेहनत करें कि हमारा डायलिसिस छूट जाए और हमारी किडनी ठीक होती चली जाए।
देखिए, आप एक एलोपैथी डॉक्टर से एलोपैथी का प्रोसीजर पूछ सकते हो, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से आयुर्वेदिक का प्रोसीजर पूछ सकते हो। मैं आपको केवल अपने प्रोसीजर के बारे में बता सकता हूँ। तो आप ज़्यादा लेट करे बिना मैं आपको हमारा ट्रीटमेंट प्रोसीजर बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे तो आपको ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर आप डायलिसिस पर आ चुके हो, तो पहले आपको डायलिसिस की सहायता से अपने इमरजेंसी सिम्पटम्स को अवॉइड करके स्टेबल होना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अगर आप डायलिसिस को छोड़ना चाहते हो और डायलिसिस से मुक्ति पाना चाहते हो और आपकी किडनी 90% से ज़्यादा डैमेज है और उसको रिवर्स करके ठीक होना चाहते हो, तो उसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन रहेगा और वो सॉल्यूशन ये होगा कि लर्न टू हील योरसेल्फ। आपको अपने आप को ठीक करना सीखना पड़ेगा। दुनिया में आपको आपके खुद के अलावा कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और जब तक आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके नाम की मेहनत कोई दूसरा बंदा करेगा तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ठीक होना है तो आपको अपने लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे तो पेशेंट को ये सीखना पड़ेगा कि वो अपने शरीर के अंदर में जो डैमेज हो रखा है उसको और ज़्यादा ना बढ़ने दे। जो ऑलरेडी डैमेज हो रखा है उसको कंट्रोल में रखे और शरीर के अंदर और ज़्यादा टॉक्सिन ना डाले, क्योंकि अगर वो लगातार शरीर के अंदर टॉक्सिन डालता रहेगा तो वो कभी भी बॉडी को हील नहीं कर पाएगा। और उसके साथ-साथ में पेशेंट को सीखना पड़ेगा कि कैसे वो यूरिया को मैनेज कर सकता है, सोडियम को मैनेज कर सकता है, पोटेशियम को मैनेज कर सकता है, यूरिक एसिड को मैनेज कर सकता है। अगर पेशेंट को साथ में डायबिटीज़ और थायरॉइड है, कैसे उनको मैनेज करके रिवर्स कर सकता है और कैसे फास्फोरस को मैनेज कर सकता है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालती है, तो उसको हर एक टॉक्सिन को और हर एक पैरामीटर को मैनेज करके चलना सीखना पड़ेगा। उसको ऐसे फूड लेने अवॉइड करने पड़ेंगे जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा शरीर में यूरिया की प्रोडक्शन हो, बहुत ज़्यादा शरीर में यूरिक एसिड बढ़े, साथ में उसको सॉल्ट इनटेक को इस तरीके से बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि उसकी सोडियम एक प्रॉपर बैलेंस रेंज में रहे। तो ये सभी चीज़ें पेशेंट को मैनेज करनी आनी चाहिए। ये सुनने में भले ही थोड़ा भड़क का काम लगने लग रहा है और बंदा ये सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत कैसे करेंगे, हमें तो ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती हैं, हम इनको मैनेज करके कैसे चलेंगे। लेकिन अगर आप एक सिंपल से डाइट चार्ट को बना करके उसको फॉलो करना चालू करोगे, तो आपकी ये सभी चीज़ें साइड बाय साइड अपने आप ही मैनेज में रहने लगेंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यही रहेगी कि आपको इस बात का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आप अपने शरीर के अंदर में और ज़्यादा टॉक्सिन मत डालिएगा। एक हेल्दी डाइट चार्ट को और हेल्दी रूटीन को फॉलो करिएगा, ताकि आपकी किडनी जितनी डैमेज हो रखी है, वहीं पर रुक जाए और उससे और ज़्यादा डैमेज ना होती रहे। जब आप इस चीज़ को अच्छे से सीख जाओगे और अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन करके चलने लगोगे, तब जा करके सेकंड नंबर पे बात आएगी कि आपकी जो किडनी डैमेज हो रखी है, आप उसको ठीक करने के ऊपर मेहनत करना चालू करो। उसके बाद में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या रहेगा, जिससे कि आप अपनी किडनी को ठीक करने के ऊपर मेहनत करना चालू कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पे तो हम आपको एक डाइट चार्ट देंगे, जिसकी सहायता से आप अपने शरीर में और ज़्यादा टॉक्सिन डालना बंद कर दो और एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना चालू कर दो। दूसरे नंबर पे जो हमारी मेटल थेरेपी रहेगी, उसको हम आपके बीपी को ध्यान में रखते हुए मॉडिफाई करके बताएँगे कि किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है, ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे और आपकी किडनी के नेफ्रॉन्स रीजनरेट हो जाएँ और आपकी किडनी हील होनी शुरू हो जाए। तीसरे नंबर पे हम आपको कुछ रियल आयुर्वेद की जड़ी-बूटियाँ और रियल आयुर्वेद के काढ़े बताएँगे, जिनकी सहायता से आप अपनी किडनी को ठीक करने का काम चालू कर सकते हो। उसके बाद में अगले नंबर पे हम पेशेंट को एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग देंगे, मुद्रा थेरेपी की ट्रेनिंग देंगे और नेचुरोपैथी की थेरेपी की ट्रेनिंग देंगे। ये सारी ट्रेनिंग पेशेंट के हार्ट को मजबूत बनाने में, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में काम करेंगी। हार्ट मजबूत होने से पेशेंट को जो सडन कार्डियक अरेस्ट का डर रहता है, वो डर निकल जाएगा और पेशेंट का दिल मजबूत हो जाएगा, तो उसके सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएँगे। साथ में जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा, तो बीपी भी कंट्रोल में आने लगेगा और किडनी में भी हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। मुद्रा थेरेपी में कुछ मुद्रा ऐसी होती हैं जो शरीर में बढ़े हुए पानी को कम करने में सहायता करती हैं। तो हम पेशेंट को मुद्रा थेरेपी की ट्रेनिंग देंगे, साथ में नेचुरोपैथी की थेरेपी की ट्रेनिंग देंगे, एनिमा किट की ट्रेनिंग देंगे, जिससे उनका पोटेशियम बैलेंस में रहेगा। उसके साथ-साथ में हम पेशेंट को प्राणायाम की और सूर्य थेरेपी के गूढ़ रहस्यों की ट्रेनिंग देंगे, जो कि पुराने समय में संत महात्मा फॉलो करते थे। अब प्राणायाम को और सूर्य चिकित्सा को लेकर के एक बात कही जाती है कि अगर उनको अच्छे से फॉलो करा जाए, साइंटिफिक प्रोसेस के साथ में फॉलो करा जाए, तो ये 9 महीने के अंदर-अंदर पूरे शरीर को रीमेक करने की कैपेसिटी रखते हैं। जब इन सभी ट्रेनिंग को अच्छे से फॉलो करा जाता है, तो हमें पूरा विश्वास है कि धीरे-धीरे करके पेशेंट की किडनी रिवाइव हो जाएगी और पेशेंट ना केवल अपने डायलिसिस से छुटकारा पा पाएगा, बल्कि अपनी पूरी किडनी को भी रिवाइव कर पाएगा। उसके साथ-साथ में आखिर में पेशेंट को हम इमरजेंसी हैंडलिंग की ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी सहायता से अगर कोई दिक्कत बन जाती है, तो पेशेंट अपने आप को इमरजेंसी में स्टेबल कर पाए।
अब कुछ लोग हमें ये कहेंगे कि सर आप इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग के वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोड क्यों नहीं कर देते? देखिए, हम इन सभी चीज़ों को यूट्यूब के ऊपर डायरेक्टली अपलोड इस वजह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डाइट चार्ट की, मेटल थेरेपी की और इन सभी चीज़ों की जो ट्रेनिंग होती है, वो पेशेंट की करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उनका डाइट चार्ट प्रिपेयर करा जाता है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मेटल थेरेपी और आयुर्वेदिक की कार्डियो की डोजेज तैयार करी जाती है। तो इस वजह से इन सभी चीज़ों को यूट्यूब के ऊपर डायरेक्टली अपलोड नहीं करा जा सकता है। ये चीज़ें केवल और केवल गाइडेंस के अंदर पेशेंट की रिपोर्ट को देखकर ही प्रोवाइड करी जाती हैं। आखिर में मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार देखिएगा, अच्छे से बताई गई सभी बातों को समझिएगा और अगर किसी को ट्रीटमेंट लेना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारे बताए गए वीडियो से ज़रा-सा भी बेनिफिट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।